नमस्कार। हिंदी साहित्य की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके समक्ष रख रही हूँ मैं हिंदी के कुछ मुख्य ऐतिहासिक साहित्यिक ग्रंथ और किन किन विद्वानों ने जो है साहित्यकारों ने इतिहास ग्रंथ लिखा है और किसके साहित्य इतिहास को प्रामाणिक माना गया। तो इन सब बातों को आज की वीडियो में हम देखेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की बात करें तो आचार्य शुक्ल जी से पहले भी 2-3 ग्रंथ लिखे जा चुके थे, जिसमें कि गारसा दत्तासी जी ने, शिव सिंह सेंगर जी ने और जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा था। चूंकि फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा, उसके बाद फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी आए, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर राम खेलावन पांडे, डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन आता है, डॉक्टर बचन सिंह का आता है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का आता है। तो इस तरह से सुमन राजे का, मतलब बहुत सारे इतिहास ग्रंथ लिखे गए। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम इतिहास शब्द का अर्थ और इसका प्रयोग। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। वह पहले इतिहासकार थे जिन्होंने घटनाओं को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया था। इतिहास शब्द इति प्लस ह प्लस आस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही हुआ है। इतिहास का संबंध अतीत से होता है और इसमें जो भी जितनी भी तरह की वास्तविक घटनाएं रहती है उनका समावेश होता है। अब हम जानेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का परंपरा जो चली, आखिर उससे पहले कौन सी ऐसी ग्रंथ थे जिनको रचा गया था, कौन सी ऐसी बातें थी जहाँ से इतिहासकारों ने ये बातें ली, उन्हें पता चला। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में और गारसा दत्तासी को माना जाता है कि सबसे पहले उन्होंने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। लेकिन उनसे भी पहले 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, जो गोकुलनाथ के द्वारा दोनों ग्रंथ लिखे गए हैं, और नाभादास का भक्तमाल, गुरु गोविंद सिंह का गुरु ग्रंथ साहिब, गोसाई चरित्र, भक्त नामावली, कविमाला, कालिदास हजारा, सतकवि गिरा विलास की कवि नामावली, राग सागरोद्भव, राग कल्पद्रुम, श्रृंगार संग्रह इत्यादि 17वीं से लेकर 19वीं सदी तक ये ऐसी रचनाएं हैं जिनमें कवियों की जीवन वृत्त और कृतित्व अर्थात उनके द्वारा रचे गए ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इन्हीं ग्रंथों के आधार पर, जी हाँ, इन्हीं को आधार बनाकर जो है आगे जितने भी हमारे हिंदी साहित्य के इतिहासकार रहे जिन्होंने लिखा इतिहास ग्रंथ, जिनको हम अभी जानेंगे, तो उन्होंने यहीं से सारे के सारे जो है विवरण उठाए हैं, सारे के सारे आधार, मतलब इनको यहीं से मिला है, इन्हीं ग्रंथों से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको ध्यान से समझना है, अपने सुनना है। तो इन्हीं के आधार पर सबसे पहले प्रयास किया जाता है फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी के द्वारा। किस चीज का प्रयास किया जाता है? हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास। और फिर ये अपना ग्रंथ निकालते हैं, लिखते हैं, जिसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंडू हिंदुस्तानी, है ना। और इसका प्रकाशन करते हैं 1839 ईस्वी में। चूंकि यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और वर्णा अनुक्रम पद्धति पर लिखा गया, और इस ग्रंथ में शामिल प्रथम कवि का नाम अंगद है और अंतिम कवि का नाम हेमंत पंत है, जो कि परीक्षा में अक्सर पूछा भी जाता है। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन होता है जी सन 1839 ईस्वी में। ये 2 भागों में प्रकाशित होता है। पहला भाग इसका छपता है 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग छपता है सन 1847 ईस्वी में, है ना। तो ये वर्णानुक्रम शैली में लिखा गया था और इन्होंने हिंदी और उर्दू के कवियों को अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत रखा था। आखिर इस ग्रंथ को पूरी तरह से प्रामाणिक क्यों नहीं माना गया? क्या साहित्यिक कमियां थी इसमें? इसमें कमियां थी कि इसका काल विभाजन करने का कोई प्रयास न किया गया उनके द्वारा, गारसा दत्तासी के द्वारा, और कवियों का जो काला क्रमानुसार वर्गीकरण है वो भी नहीं किया गया, और उस समय की जो परिस्थितियां थी उनका विवेचन भी अच्छे से नहीं किया गया। तो ये कमियां थी जिस वजह से इसको पूरी तरह से प्रामाणिक मानने से जो है इतिहासकार विद्वान जो है मना करते हैं। और इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, चूंकि इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, इसके साथ ही कवियों के रचना काल का निर्देश भी दिया गया था, अतः इसे इतिहास ग्रंथ कहने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। भाई बेशक कमियां थी लेकिन प्रयास तो किया गया ना, फिर भी लिखा तो है ना, तो इसीलिए इसको भी इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में रखा जाता है और पहला इतिहास ग्रंथ इसको माना जाता है।
गारसा दत्तासी के बाद ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी ने दूसरा प्रयास किया हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए, और इन्होंने शिव सिंह सरोज नाम से अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। हालांकि आचार्य शुक्ल ने इसे एक वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है, हमने पहले भी देखा है ना, और इसका प्रकाशन होता है 1883 ईस्वी में। इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया और यह जो है वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है। इस ग्रंथ में सेंगर जी ने 1000 कवियों का जीवन चरित, उनकी साहित्यिक कृतियां एवं कविता के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसमें साहित्यिक कमियां ये रही कि इसमें तटस्थता, पर्यवेक्षण और वर्गीकरण की क्षमता की अपेक्षा की गई। इस ग्रंथ में एक महत्वपूर्ण बात कि यह ग्रंथ पहली बार हिंदी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है हमारे पास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तीसरी बार जो प्रयास किया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ की रचना 1889 ईस्वी में की गई और इन्होंने कालक्रमानुसार लेखकों को स्थान दिया। सर्वप्रथम काल विभाजन इन्होंने किया, वो पूरे साहित्य को 11 खंडों में बांटा। आदिकाल को इन्होंने चारण काल कहा है। चारण काल की शुरुआत 799 ईस्वी से मानी जाती है और शुक्ल ने इसे बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा है। अब इसकी मुख्य भाषा अंग्रेजी रही है और इसको 11 भागों में बांटा गया है या कालखंडों में। इसके महत्वपूर्ण बिंदु में बात आती है कि इस ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों को कालक्रम से वर्गीकृत किया गया, उनकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया। ग्रियर्सन ने इसे एक सुस्पष्ट भाषा नीति का प्रयोग करते हुए इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया गया। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त और अन्य विद्वानों ने सही अर्थों में इसे प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। अब आता है हमारे पास मिश्र बंधु जी का इतिहास। मिश्र बंधु जी ने मिश्र बंधु विनोद के नाम से 4 भागों में अपना ग्रंथ प्रकाशित किया और प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ। इन्होंने कम से कम 5000 कवियों का विवरण दिया है और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया। 8 कालखंडों में इसको विभाजित किया गया मिश्र बंधुओं के द्वारा। और सबसे जरूरी बात कि कवियों का परिचयात्मक विवरण, उनका साहित्यिक महत्व भी यहाँ पे दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि अपने इतिहास ग्रंथ में मैंने रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में इसी ग्रंथ का सहारा लिया है, मिश्र बंधु विनोद का, यहीं से विवरण उठाए हैं। अब मिश्र बंधु में 3 भाई आते हैं, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। इन तीनों भाइयों ने मिलकर इस ग्रंथ को लिखा है, ठीक है। और शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है। इन्होंने कालक्रमानुसार कवियों को साहित्य में स्थान दिया। इन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है और आदिकाल की शुरुआत 643 ईस्वी से मानी है। इन्होंने पूरे साहित्यिक इतिहास को 5 भागों में बांटा है। अब जैसे एक नज़र में देखिए इन्होंने जो विभाजन किया है और नामकरण दिया है। सबसे पहले इन्होंने प्रारंभिक काल कहा है, 700 से लेके 1343 विक्रम संवत का जो काल था उसको इन्होंने पूर्वारंभिक काल का नाम दिया। और उसके बाद 1344 से लेके 1444 विक्रम संवत के काल को इन्होंने उत्तरारंभिक काल का नाम दिया। फिर मध्य काल आता है बीच में, उसमें भी इन्होंने इसी तरह से बांटा है, पूर्व माध्यमिक काल में और प्रौढ़ माध्यमिक काल में। उसके बाद अलंकृत काल आता है, तीसरा काल, उसका भी उन्होंने 2 भाग किए, पूर्व अलंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। फिर परिवर्तन काल का नाम दिया इन्होंने 1890 से लेके 1925 विक्रम के बीच का। और फिर वर्तमान काल 1926 से लेके आगे की जो अवधि है, अद्यावधि मतलब आगे की अवधि, उसको इन्होंने वर्तमान काल नाम दिया। तो कुल मिला के इन्होंने अपने ग्रंथ को 5 भागों में बांटा। नेक्स्ट साहित्य इतिहासकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ का काल विभाजन किया है। इन्होंने संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल नाम दिया है। 5 कालों में इन्होंने अपने ग्रंथ को बांटा है। संधि काल का संवत 750 से 1000 ईस्वी, चारण काल को संवत 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी, भक्ति काल को संवत 1375 से 1700 और रीति काल को संवत 1700 से लेके 1900 तक और आधुनिक काल को 1900 से आगे। इसी तरह से डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी आते हैं। इन्होंने 3 कालों में विभक्त किया है अपने ग्रंथ को। प्रारंभिक काल जिसको कि उन्मेष काल का नाम दिया है, मध्य काल या विकास काल और आधुनिक काल 1857 से अब तक।
फिर इन्होंने भी आगे जाके प्रारंभिक काल को दो भागों में बांटा, धार्मिक रास काव्य परंपरा और संत काव्य परंपरा। मध्यकाल को भी इन्होंने तीन भागों में बांटा, पूर्व मध्यकाल या उत्कर्ष काल, मध्यकाल या चरमोत्कर्ष काल, उत्तर मध्यकाल या अपकर्ष काल। और फिर आधुनिक काल को इन्होंने भारत हिंदू युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग और प्रयोग युग के नाम से बांटा है। इसी तरह से राम खेलावन पांडे जी, इनका काल विभाजन है। इन्होंने संक्रमण काल या प्रवर्तन काल नाम दिया 1000 से लेके 1400 ईस्वी तक के बीच के समय को। संयोजन काल, संवर्धन काल, संचयन काल, संबोधित काल, संचरण काल। फिर डॉक्टर मोहन अवस्थी का काल विभाजन आता है। इन्होंने आधार काल, भक्ति काल, रीति काल, विद्रोह काल, मतलब इस तरह के समय में बांटा इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात कि इनके इतिहास ग्रंथ से इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता परीक्षा के बारे में। अब आते हैं मेन हमारे पास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और इनका काल विभाजन। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने साहित्य इतिहास के नामकरण व काल विभाजन का आधार संवत के आधार पर पूरी सदी को माना है और हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। जैसे कि आदि काल को इन्होंने सन 1000 से लेकर 1400 ईस्वी के बीच तक रखा है। भक्ति काल को सन 1400 से लेकर 1700 ईस्वी में बांटा है। रीति काल को सन 1700 से 1900 ईस्वी में और आधुनिक काल को 1900 से आगे। इसी तरह से श्याम सुंदर दास का काल विभाजन आता है। इन्होंने वीर गाथा युग, भक्ति युग, रीति युग और नवीन विकास युग के नाम से संबोधित किया। यहाँ पर एक बात है महत्वपूर्ण जानने योग्य कि देखिए, बहुत सारे साहित्य इतिहासकार हैं जिन्होंने ग्रंथों की रचना की है। अगर हम सभी साहित्य इतिहासकारों की ग्रंथों का यहाँ पर जिक्र करेंगे तो हम उलझ के रह जाएंगे। इसीलिए जो महत्वपूर्ण साहित्य इतिहासकार हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर रखा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी आते हैं, इनका काल विभाजन। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही काल विभाजन किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने 4 कालखंडों में विभाजित किया है: वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। तो इस तरह से साहित्य इतिहासकारों ने अपने ग्रंथों को विभाजित किया। अब यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूँगी कि जैसे कोई फिल्म बनती है ना और फिर उसको सेंसर बोर्ड के द्वारा पारित किया जाता है। सेंसर बोर्ड अर्थात ऐसे चयनित अधिकारी वहाँ पर होते हैं जो विचार विमर्श करते हैं, परखते हैं, जांच परख करते हैं, किसी फिल्म की समीक्षा करते हैं, तो फिर उसके बाद ही उसी को पारित करते हैं। तो उसी तरह से इतने सारे साहित्य इतिहासकार हुए, तो इन सब के ग्रंथों को परखा गया, जांचा गया, कोई त्रुटि है, कहाँ पे क्या है, उसी के बाद उसी के अकॉर्डिंग जिस इतिहासकार के ग्रंथ को सर्व मान्यता मिली, तो मैंने आपको कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसका कि मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ आपको। सबसे पहले मैंने उन्हीं के इतिहास ग्रंथ को इसी वजह से उठाया है क्योंकि सबसे ज़्यादा आज भी परीक्षाओं में जो है उन्हीं के इतिहास ग्रंथ को प्रामाणिक माना जाता है और वहीं से प्रश्नोत्तरी बनाई जाती है। और अब देखेंगे हम सबसे महत्वपूर्ण बात कि आदिकाल को किन विद्वानों ने किस नाम से पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने चारण काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजवपन काल का नाम दिया है और राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत युग का नाम दिया है। इसी तरह से मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा है और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने इसको प्रारंभिक काल कहा है। स्पष्ट है कि प्रथम कालखंड के नाम पर ही अधिक विवाद है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जो नाम सर्वाधिक प्रचलित हैं वे इस प्रकार से हैं। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी की अवधि मानी गई। भक्ति काल 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक। रीति काल की समय सीमा मानी गई 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। और इसी तरह से आधुनिक काल को 1850 से अब तक यानी कि आगे का समय जो है माना गया। और इस प्रकार हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन और नामकरण के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि विभिन्न मतों और प्रयासों के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है कि कोई एक नाम एकदम से पूर्ण और उपयुक्त नहीं है। कुछ नामकरण तो सर्वथा भ्रामक हैं। सरलता, संक्षिप्तता, सुस्पष्टता और सुबोधता से इसकी दृष्टि से आचार्य शुक्ल के द्वारा किया गया काल विभाजन ही श्रेष्ठ प्रतीत होता है। यही कारण है कि बाद के अनेक विद्वानों में उनके द्वारा किए गए काल विभाजन में त्रुटियों और दोष दर्शन के बावजूद भी इसी का निर्वाध प्रचलन होता गया।
देखिए, थोड़ी बहुत कमियाँ तो सभी में रहती हैं, सभी के साहित्य इतिहास ग्रंथों में पाई गई, लेकिन फिर भी सर्व मान्यता के अनुसार शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को ही मान्यता मानी जाती है, दी गई है और उसी के अकॉर्डिंग प्रश्नोत्तरी भी तैयार की जाती है। जैसे कि हमने पहले भी देखा, हिंदी साहित्य इतिहास का नामकरण किया गया है। हालाँकि कुछ विद्वान छूट गए थे कि उन्होंने आदिकाल को किन-किन नामों से संबोधित किया, तो उन सब का विवरण यहाँ पर है। ठीक है? जैसे हम जल्दी से एक बार रिपीट कर देते हैं कि आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम दिया है, जो कि सर्वमान्य है, और शुक्ल जी ने इसको वीर गाथा कहा है। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल, गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल। आदिकाल को संधि और चारण काल की संज्ञा दी है रामकुमार वर्मा ने। बीजवपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और इसको जय काव्य काल घोषित किया है रमाशंकर शुक्ल ने। वीर काल विश्वनाथ मिश्र ने कहा है, और ग्रियर्सन ने चारण काल की संज्ञा दी है। और अंधकार काल किसने कहा है आदिकाल को? पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने। और आधार काल की संज्ञा दी है मोहन अवस्थी ने। इसी तरह से बच्चन सिंह जी ने आदिकाल को अपभ्रंश काल और जातीय साहित्य का उदय काल कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि आदिकाल के बाद आए इस युग को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। इसकी समयावधि, जैसा कि हमने देखा पहले भी, 1375 बीसवीं संवत से 1700 बीसवीं संवत तक की मानी जाती है। यह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है, जिसको कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल कहा है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और श्याम सुंदर दास ने इसको स्वर्ण युग कहा है। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल कहा है और श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भक्ति काल की संज्ञा दी है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा है। किसको? भक्ति काल को। इस तरह से संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं इसी में प्राप्त होती हैं, इसी काल में। जैसे कि हम देखते हैं रामचरितमानस, पद्मावत, है ना, और कृष्ण भक्ति से सराबोर ग्रंथ जैसे कि सूर सागर है। तो जितनी भी साहित्यिक रचनाएं हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध रही हैं, वो भक्ति काल के अंतर्गत ही रची गई हैं। और हम देखते हैं कि संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं इसी में प्राप्त होती हैं। दक्षिण में आलवार बंधु नाम से भी कई प्रख्यात भक्त हुए हैं, और इनमें से कई तथाकथित नीची जातियों के भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छे से अपने साहित्य रचना की है, जो कि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। आगे इसी तरह का एक तथ्य आया है कि रीतिकाल का नामकरण, काल को जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य की संज्ञा दी है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल ही नाम दिया है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल कहा है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसको कला काल की संज्ञा दी है। किसको? रीतिकाल को। और त्रिलोचन ने इसको अंधकार काल कहा है। भाई, अपने अपनी समझ के अनुसार सबने इनका नामकरण किया है, लेकिन जो प्रसिद्ध और सर्वमान्य है उसी को हमने माना है, और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे भी मानेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। और ये कुछ डायग्राम आपके सामने दिख रही है, इसको आप देख लीजिएगा। यही है कि देखिए वर्गीकरण किस तरह से किया गया है हिंदी साहित्य का। आदिकाल के अंतर्गत कौन कौन से साहित्य रचे गए। फिर आता है हमारे पास मध्यकाल। मध्यकाल को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, भक्ति काल और रीतिकाल में। उसके अंतर्गत कौन कौन से कवि हुए, कैसी कैसी रचनाएं उनके द्वारा रची गई, वो आती है। और फिर जी उसके बाद आता है आधुनिक काल, जिसको कि गद्य काल कहा जाता है। और इसके अंतर्गत देखिए भारतेंदु युग आता है, द्विवेदी युग आता है, छायावादी युग आता है, और फिर उसके बाद छायावादोत्तर और शुक्लोत्तर युग। और इसके बाद फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता 1960 के बाद की रचनाएं। और अभी तक का जो है इम्पॉर्टेंट साहित्य है, उसके अकॉर्डिंग आगे हम जानेंगे, पढ़ेंगे। बस इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब आगे देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन पद्धतियां कौन कौन सी हैं। तो ये वर्णानुक्रम पद्धति, जिसको कि अकार आदि क्रम भी कहा जाता है, काल क्रमानुक्रमी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। अक्सर किसी भी साहित्य की रचना की जाती है तो इन्हीं पद्धतियों के अकॉर्डिंग की जाती है, और अभी तक जो हमने साहित्य पढ़ा वो भी इन्हीं पद्धतियों के अकॉर्डिंग रचा गया है। तो आइए जानते हैं वर्णा अनुक्रम पद्धति के बारे में। यह पद्धति सर्वाधिक दोषपूर्ण व प्राचीन पद्धति है। इस पद्धति में कवियों व लेखकों का परिचय उनके नाम के वर्णानुक्रमानुसार, यानी कि डिक्शनरी में जैसे आता है ना, जैसे ए से बी से नाम जो बनते हैं, सी से जो बनते हैं, उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। गारसद तासी व शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथों में इसी पद्धति का प्रयोग किया है।
यह साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक दोषपूर्ण पद्धति है। इस प्रणाली पर आधारित ग्रंथों को साहित्य इतिहास की अपेक्षा साहित्यकार कोश कहना ही उपयुक्त है और कोश ग्रंथों के लिए यह प्रणाली भी अच्छी मानी जाती है, अर्थात सही और सटीक मानी जाती है। तो देखिए, इस पद्धति को थोड़ी दोषपूर्ण माना जाता है और हालांकि यह बहुत ही पुरानी पद्धति भी है। अब आगे देखते हैं हम काला अनुक्रम पद्धति को। जॉर्ज ग्रेयर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ इसी पद्धति को आधार बनाकर लिखा है। इस पद्धति पर या इसके आधार पर लिखे गए ग्रंथों को साहित्य इतिहास ग्रंथ कहने की अपेक्षा कविवृत्त संग्रह कहना ही उचित होता है। तो ये इसकी खासियत है। चलिए जी, अब जानते हैं वैज्ञानिक पद्धति के बारे में। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इसी पद्धति को आधार बनाकर लिखा है। इस पद्धति में तथ्यों का संग्रहण कर विश्लेषण किया जाता है, वो निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। साहित्य इतिहास लेखन की अपेक्षा कोड लेखन के लिए यह पद्धति जो है बहुत उपयुक्त मानी जाती है। विधेयवादी पद्धति साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि माना जाता है इस पद्धति को। इस विधि के जन्मदाता हैं जी तेन, और इस पद्धति में साहित्य इतिहास प्रवृत्तियों का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग किया जाता है। आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास लेखन में इसी पद्धति का प्रयोग किया है और इसी कारण उनके इतिहास ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की संचित चित्तवृत्ति का बिंब होता है और यह तब निश्चित होता है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य का परिवर्तन साहित्य इतिहास कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है ये दो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग, और इन्होंने विधेयवादी पद्धति में ही अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। तो ये थी साहित्य इतिहास लेखन पद्धतियाँ। इसी विषय में देखिए, हिंदी के मूर्धन्य आलोचक चिंतक डॉक्टर बचन सिंह जी, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इन्होंने भी अपने इस हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास की भूमिका में लिखा है कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न ही उसे छोड़कर कोई और लिखा जा सकेगा। अब आगे देखेंगे हम हिंदी के कुछ प्रथम कवि कि किन किन विद्वानों ने किसे जो है अपने अकॉर्डिंग हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने माना है जी सरहापाद को हिंदी का प्रथम कवि। शिव सिंह सेंगर ने माना है पुष्य या पुंड को। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है, तो वहीं पे राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज या भोज को जो है प्रथम कवि माना है और वहीं पे डॉक्टर बचन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने राजा मुंज को ही प्रथम कवि माना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि आगे हम मल्टीपल प्रश्नों की सीरीज में इसको देखेंगे। तो ये थे हिंदी के प्रमुख साहित्य इतिहास ग्रंथ, उनकी साहित्यकार और उनकी लेखन पद्धतियाँ, उनके नामकरण, काल विभाजन, तमाम बातें। अब मुझे नहीं लगता है कि इन साहित्य इतिहासकारों को हमें अलग अलग से इनकी सीरीज बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उनको मैंने रख लिया इस वीडियो में। और अब बचते हैं इनके कथन, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन, है ना, आचार्य शुक्ल के कथन तो हमने देख लिए, और साथ ही रामस्वरूप चतुर्वेदी के, बचन सिंह के कथन क्या क्या हैं, तो उनको मैं आगे आने वाली वीडियोस में रखूंगी आप सबके समक्ष। बाकी मल्टीपल प्रश्नों की जो सीरीज चलेगी उसमें तो सभी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे बारी बारी से, प्रत्येक काल वाइज, और तमाम वो बातें जो परीक्षा उपयोगी जरूरी होगी। मेरी कोशिश है, बस मुझे बेस्ट देना है। जो भी दूंगी मैं, जो मेरे अनुभव का है, मैं उसे ज़रूर आप सबके समक्ष रखूंगी। क्यों? क्योंकि जब मैं कॉलेज टाइम में थी तो मुझे ये सब नहीं मिला था, नहीं पता था, है ना। मैंने काफ़ी साल के अंतराल में सब जाना है, सीखा है, तो मैं उस अपने नॉलेज को ज़रूर आप सबके सामने रखूंगी। एक बार में यदि समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा दोबारा देखिए, रिपीटेशन मांगती है हर चीज़, है ना। और साथ ही आप ज़रूर अपने लक्ष्य में कामयाब हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।